नमस्कार मित्रों, सक्सेस विथ यूनिक के यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश का अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आदि शासकों के बारे में पढ़ा था और मैंने उसमें आप लोग को परीक्षा से जुड़े जो भी फैक्ट थे उसको बताया था। आज अब हम लोग बलबनी वंश के बारे में पढ़ेंगे। बलबनी वंश का जो कार्यकाल है वह 1266 से लेकर 1290 ईस्वी तक माना जाता है। बलबनी वंश के अंतर्गत जो पहला शासक है, प्रथम शासक है, वह गयासुद्दीन बलबन है। गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि नसीरुद्दीन को गद्दी से हटा करके बलबन गद्दी को प्राप्त किया था। तो बलबन जो है, जब गद्दी पर वह बैठता है तो उससे पहले उसका नाम केवल बलबन था और प्रारंभिक नाम आप उसका देखेंगे तो बहाउद्दीन था। लेकिन जब वह गद्दी पर बैठता है तब वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। आगे हम देखेंगे तो जब वह गद्दी पर बैठता है तो बलबन के समय में मंगोलों का आक्रमण होता है भारत के ऊपर, और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में गयासुद्दीन बलबन बिल्कुल समर्थ रहता है, अर्थात सफल रहता है। बलबन जो है, इसके दरबारी कवि अमीर खुसरो हुआ करते थे और इसके अतिरिक्त अमीर हसन भी इसके दरबारी कवि थे। ये फैक्ट आप एकदम याद रखेंगे क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से जब हम बलबनी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार यहाँ से परीक्षाओं में सवाल बनाया गया है कि बलबन के दरबारी कवि कौन थे। तो बलबन के दरबारी कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो थे। ये वीवीआई पॉइंट है बलबन से लेकर के जो हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत। फिर आगे चले हम तो बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी अर्थात 40 सरदारों का या 40 तुर्क सरदारों का संगठन हम कहें उसे समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्क सरदारों का संगठन जो था उसे एक सैन्य दल था। यह शुरू कौन किया था? तो इल्तुतमिश। और समाप्त किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे जरूर एकदम दिमाग में नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी की शुरुआत की और बलबन ने उसको समाप्त किया, खत्म किया। फिर आगे हम देखें तो बलबन के पास कुछ उपाधियां थी। ये उपाधियों से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे बलबन की प्रथम उपाधि जो थी वह उलूग खां थी, और उलूग खां की उपाधि किसने उसे दी थी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने उसे दी थी। याद रखेंगे कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसके अतिरिक्त बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही की जो उपाधि है यह स्वयं धारण किया था, इसे किसी ने दिया नहीं था। जिले इलाही जो यह शब्द है इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। अब मेरे ख्याल से आपको यह याद हो गया होगा कि जिले इलाही का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ईश्वर का प्रतिबिंब। गयासुद्दीन की यह उपाधि धारण करता है राज्य अर्थात गद्दी प्राप्त करने के बाद। मैंने पहले ही बताया कि इसका नाम बलबन था, लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा तब गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। तो गयासुद्दीन की उपाधि कब यह धारण करता है? तो गद्दी पर बैठने के बाद धारण करता है। इसके अतिरिक्त इसकी एक और उपाधि थी नियाबत ए खुदाई। इसे भी आप याद रखेंगे कि बलबन की एक अन्य जो उपाधि थी उसका नाम क्या था? तो नियाबत ए खुदाई। अब मेरे ख्याल से यहाँ से आपको ये 4 जो उसकी उपाधियाँ थी वो याद हो गई होंगी। पहला मैंने बताया उलूग खां, दूसरा मैंने बताया उसे जिले इलाही, तीसरा मैंने उसको बताया आपको कि गयासुद्दीन, और चौथा मैंने आपको बताया नियाबत ए खुदाई। तो इस तरह से ये 4 उपाधियाँ अब आपको याद हो जाएंगी और बहुत महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से।
बलबन को देखा जाए तो बलबन की जो जाति थी वह इलबारी तुर्क की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बलबन किस तुर्क जनजाति से संबंधित था, तो इलबारी तुर्क जनजाति से संबंधित था यह बलबन। आगे हम लोग फिर चलें तो बलबन जो है यह अपने आप को अफरसियाब का वंशज घोषित किया था और इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, तो फिरदौसी के द्वारा रचित एक पुस्तक है शाहनामा, उसी में इस बात का साक्ष्य हमको मिलता है। अर्थात इसका स्रोत है हमारे जानने का फिरदौसी का शाहनामा, जिसमें बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित करता है। अब ये अफरासियाब कौन थे, तो याद रखेंगे कि ईरान के अंतर्गत बहुत बहादुर, अर्थात अफरासियाब जो है ईरान का एक हीरो वंशज कहलाता था उस समय में, अर्थात बहुत बहादुर जो लोग होते थे उनका वंशज कहलाता था। तो अब मेरे ख्याल से अफरासियाब जो है यह वंश जो है यह ईरान का एक हीरो या बहादुरों का वंश था, आप समझ गए होंगे। फिर चलें तो बलबन जब गद्दी पर बैठा तो उसका एक कथन था, उसे भी आप याद रखेंगे। उसका ये मानना था कि एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण में रक्षित होना चाहिए। अब इसके आगे हम चलें तो ये निजामी एक इतिहासकार हैं, ये एक मुस्लिम इतिहासकार हैं। इन्होंने बलबन के बारे में कहा था कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति वह मंत्रमुग्ध कर देता था। अब ये वाक्य जो है यहाँ पे राजत्व के सिद्धांतों में आप लें तो बलबन के अधीन उसके दरबार में जितने लोग थे या उसके जितने अधिकारी थे प्रशासन चलाने वाले, बलबन का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे उससे अर्थात उसके सामने मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यह उसका प्रभाव था अपने राज्य के कर्मचारियों के ऊपर अथवा अपने दरबार के मंत्रियों के ऊपर। तो ये याद रहेगा कि किसने बलबन को कहा था कि वह एक उत्तम अभिनेता था और आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति वह अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। तो इस इतिहासकार का नाम है ये निजामी और ये एक मुस्लिम इतिहासकार हैं, आप याद रखेंगे। फिर आगे हम चलें तो बलबन जो अपना राज्य किया तो उसके राजत्व का स्रोत क्या है, तो बलबन के जो राजत्व का स्रोत है वह जियाउद्दीन बर्नी जो लेखक था उसने एक संकलन किया था जिसका नाम था वसाया। इसी में बलबन का राज्य किस तरह से चलता था उसके राजत्व के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आगे हम चलें तो फिर और एक कार्य करता है बलबन। देखिए बलबन जो है यह खुद तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य था। तो जब तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य था बलबन, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था जिसका राज्य पर बड़ा नियंत्रण होता था और राजाओं को गद्दी पर से हटाना और राजाओं को फिर गद्दी पर बैठाना ये तुर्कान ए चिहलगानी जो जल था अर्थात तुर्क सरदार जो थे यही करते थे। मैंने आपको बताया कि कैसे वे रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाते हैं फिर हटाते हैं। तो इस तरह से कई शासकों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये तुर्क सरदार गद्दी पर बिठाते हैं और जब तुर्क सरदार उनसे नाराज हो जाते हैं तो उन्हें गद्दी से हटा भी देते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन चूंकि स्वयं तुर्क सरदार जो थे तुर्कान ए चिहलगानी जो उनका संगठन था उसका यह सदस्य रह चुका था, तो इसे पता था कि शासक बनने के बाद यदि मैं इसको समाप्त नहीं करूंगा तो मेरे साथ भी वही होगा जो मेरे पूर्ववर्ती शासकों के साथ हुआ कि उनको गद्दी से हटा दिया गया। तो इसी उद्देश्य के लिए उसने तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर दिया था। फिर अगर देखें तो तुर्कों का प्रभाव राज दरबार में भी बहुत होता था। तो तुर्क प्रभाव को राज दरबार में कम करने के लिए उसने 2 प्रथा शुरू की थी। उस प्रथा को भी आप याद रखें, ये बहुत VVI पॉइंट है बलबन के कार्यकाल से जुड़ा हुआ। उसने सिजदा एक प्रथा की शुरुआत की। सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के सम्मुख घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना। और उसने एक और प्रथा शुरू की थी पैबोस। पैबोस का अर्थ होता है
सुल्तान के पैरों को चूमना। और इन दोनों प्रथा को शुरू करने के पीछे बलबन का उद्देश्य क्या था? तो तुर्क सरदारों के प्रभाव को और तुर्कों के प्रभाव को कम करना। उसने एक और कार्य किया था, उसने एक नवरोज उत्सव शुरू किया था जो फारसी रीति पर आधारित था। यहां से भी कई बार सवाल पूछा गया है कि नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। और वह किस भाषा पर आधारित था, अर्थात किस रीति पर आधारित था, माफ करेंगे, तो फारसी रीति पर आधारित था। बलबन जो है यह अपने दरबार को ईरानी परंपरा के अंतर्गत सजाता है। यहाँ से भी कई बार सवाल बना है कि बलबन का दरबार किस शैली में सजाया गया था, ईरानी शैली में कि अफगानी शैली में? तो याद रखेंगे ईरानी शैली में उसे सजाया गया था। फिर हम लोग आगे चलें तो बलबन जो है यह अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बलबन जो है इसकी रक्त और लौह की नीति पिछले साल बीपीएससी की परीक्षा में अर्थात 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था कि रक्त और लौह की नीति किस तुर्क शासक ने गुलाम वंश के अंतर्गत अपनाई थी? तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन वह शासक है जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और रक्त और लौह की नीति क्यों अपनाई थी? तो तुर्क सरदारों के और अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। आगे फिर चलें तो गयासुद्दीन बलबन जो है जब मंगोलों का भारत पर आक्रमण होता है तो उस समय इसका एक पुत्र था, बड़ा पुत्र, उसका नाम था मुहम्मद। यह मंगोल सेना से लड़ते हुए मारा जाता है। और चूंकि अपने इस पुत्र से गयासुद्दीन बलबन इतना प्रेम करता था कि पुत्र के मृत्यु के बाद वह काफी सदमे में चला गया। और पुत्र मृत्यु के शोक में वह इतना न डूब गया कि 80 वर्ष की अवस्था में गयासुद्दीन बलबन की भी मृत्यु हो गई। जब गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गई उससे पहले एक और फैक्ट आप याद रखेंगे कि गयासुद्दीन बलबन जो है अपने मरने से पहले दिल्ली में मेवाती डाकुओं का दमन किया था। अब आगे चलें तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है उससे पहले एक और कार्य को वह किया था, उस कार्य के बारे में मैं आपको बता दूं। उसने कुछ नए विभागों की शुरुआत की थी। जो नए विभाग थे उनके बारे में भी आप जान लीजिए। तो वे नए विभाग थे दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद जो था वह गुप्तचर विभाग था। इसके अतिरिक्त उसने दीवान ए विजारत की भी शुरुआत की थी। दीवान ए विजारत विभाग जो है यह राजस्व विभाग से संबंधित था। तो दीवान ए विजारत किस विभाग से संबंधित था? राजस्व विभाग से संबंधित था। एक और विभाग का नाम आप याद रखेंगे दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग की भी उसने स्थापना की थी। तो बलबन ने अपने शासनकाल में जिन नए विभागों की स्थापना की थी उसमें दीवान ए बरीद अर्थात गुप्तचर विभाग, दीवान ए विजारत अर्थात राजस्व विभाग और दीवान ए अर्ज अर्थात सैन्य विभाग थे। इन 3 नए विभागों की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन अपने शासनकाल में करता है। जब गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गद्दी पर कैकुबाद को बैठाया जाता है। यह कैकुबाद जो है यह 1287 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बनाता है। जब कैकुबाद को लकवा मार देता है तब इसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन कैमुर्स को गद्दी पर बिठाया जाता है। लेकिन ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था यह सेनापति था
दरबार में उसी समय में वह इसका लाभ उठा के इस 3 वर्षीय पुत्र जो था, यह कैकुबाद का पुत्र था जो शमसुद्दीन कैमूर्स, इसकी हत्या कर देता है। तो याद रखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करता है और इस प्रकार बलबन के वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो चलिए आज हम लोगों ने बलबनी वंश के बारे में अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया। एक बार फिर से मैं बलबनी वंश के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं उसको रिकॉल कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट जो यहां से सवाल पूछा जाता है बलबनी वंश से कि बलबन के दरबारी कवि कौन थे, तो आप याद रखेंगे अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये अमीर खुसरो और अमीर हसन ये बलबन के 2 दरबारी कवि हैं। इसके बाद में बलबन से जुड़ा दूसरा जो फैक्ट है जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं कि तुर्कान ए चिहलगानी को किसने समाप्त किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने। और शुरू किसने किया था ये भी मैंने पहले आपको बता दिया, याद रखेंगे इल्तुतमिश ने। बलबन की उपाधियां क्या क्या थी, तो बलबन की उपाधि थी उलूग खां जो उसे नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसके अतिरिक्त जिल्ले इलाही की उपाधि थी बलबन के पास जो उसने स्वयं धारण की थी। जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ क्या है, ईश्वर का प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर की छाया। फिर उसके बाद बलबन के पास एक और उपाधि थी क्या, अर्थात गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन की उपाधि वह कब धारण किया था, जब वह राजा बना था अर्थात गद्दी को प्राप्त किया था। एक और उपाधि बलबन के पास थी नियाबत ए खुदाई की। तो ये 4 उपाधि आप याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। इसके बाद में बलबन से जुड़ा जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, वह है कि वह किस जाति से संबंधित था, तो वह एक इलबारी तुर्क जाति से संबंधित था। आगे फिर चलें तो बलबन से जुड़ा अगला जो पॉइंट है यह है कि बलबन ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए 2 प्रथाओं की शुरुआत की थी, एक सिजदा और दूसरा पैबोस। सिजदा जो था इसमें दरबार में कोई भी व्यक्ति सम्राट के पास जब जाता था तो वह अपने घुटनों के बल बैठ करके सिर झुका के सुल्तान का अर्थात राजा का क्या करता था, तो फिर यहाँ पे मैंने उसे लिखा है सिर पर बल मतलब घुटनों के बल बैठ जाता था। फिर आगे हम लोग चलें तो ये जो पैबोस था यह क्या था, तो पैबोस जो था वह दरबार में सुल्तान के सामने जब आप जाते थे, उस समय के लोग जाते थे, तो उनका यह काम था कि सुल्तान के पैरों को चूमना। तो याद रखेगा सिजदा और पैबोस सब क्या था। सिजदा अर्थात सुल्तान के पास जब जाएंगे उस समय के लोग, तो सुल्तान के पास जाने के वक्त जब दरबार में पहुंचेंगे सुल्तान के सामने तो घुटनों के बल बैठ करके सुल्तान को प्रणाम करेंगे। इसके अतिरिक्त पैबोस क्या था, तो पैबोस का मतलब होता था सुल्तान के पैरों को जा करके झुक करके चूमना। आगे फिर चलें तो उसने नौरोज प्रथा की शुरुआत की थी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक और फैक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह यह है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किस तुर्क शासक ने शुरू किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया है। अब वीवीआई जितने फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया रिकॉल करने के दौरान। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, वीवीआई नहीं इम्पोर्टेंट अर्थात वीवीआई से थोड़ा कम, वह इसके द्वारा जो 3 नए विभागों की स्थापना की गई थी उसे आप याद रखेंगे। एक था दीवान ए बरीद, यह क्या था, तो यह गुप्तचर विभाग था। उसके बाद में दूसरा क्या था, तो दीवान ए अर्ज था। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था, तो याद रखेंगे यह सैन्य विभाग से संबंधित था। तो इस तरह से इन तीनों फैक्टों को आप याद रखेंगे। बस यही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें रिकॉल के दौरान मैंने दोहराया है, उस पर आप
गियासुद्दीन बलबन के बारे में जब अध्ययन कर रहे होंगे तो मुख्य फोकस रखेंगे, क्योंकि इससे जुड़े जो 7-8 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहां से बार बार परीक्षाओं में सवाल बनते हैं उसको मैंने रिकॉल के दौरान दोहरा दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया ही है आपको इस वीडियो में कि शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देता है, और जब यह हत्या करता है तो इसके बाद वह खिलजी डायनासिटी की स्थापना करता है। तो चलिए मित्रों, हम लोगों ने आज बलबनी वंश के बारे में पढ़ाई की, इसको कंप्लीट किया। अगर इसके फैक्ट आपसे एक बार नहीं याद हो तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार जब देखेंगे तो सारे फैक्ट आपसे याद हो जाएंगे। धन्यवाद।